हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस युग में। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि बीएसटीसी की एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान के इतिहास के रिलेटेड जो कि महत्वपूर्ण क्विज़ यानी कि आपके प्रश्न हैं जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूर होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आने के फुल टू चांस भी होते हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चंस तैयार किए हैं और उसके जो कि आंसर की व्याख्या के सहित इसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के न्यू बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर ओके कर दें, पास में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें जिससे कि हमारे जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो कि राजस्थान बीएसटीसी के नोट्स के वीडियोस बनाए हुए हैं और भी आपके लिए इसमें वीडियो बनाए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं और न्यू क्वेश्चंस पा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर संग्रहालय का निर्माण 1952 में किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए, आपके ऑप्शंस देवीलाल सामर, कोमल कोठारी, सुबोध कुमार, संजय गुप्ता। देखिए, इसका आंसर आपके देवीलाल सामर ने जिसने इसकी निर्माण करवाया था। देखिए, इस संग्रहालय का निर्माण 1952 में देवीलाल सामर द्वारा करवाया गया था। यह बाल कठपुतली समारोह का आयोजन होता है। यहाँ लोक धर्मी कलाओं का एक प्रसिद्ध केंद्र भी प्रारंभ किया गया है। यहाँ शिल्पहार का निर्माण भी किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें किस शोध संस्थान की स्थापना 1964 में रामनवमी के दिन सुबोध कुमार द्वारा की गई? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर, रूपायन संस्थान बोरौंदा जोधपुर, नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू, बिरला तकनीकी म्यूजियम झुंझुनू। देखिए, इसका आंसर नगर श्री लोक संस्कृति बोध स्थान चूरू, जो कि देख सकते हैं इस संस्थान की स्थापना 1964 में रामनवमी के दिन सुबोध कुमार द्वारा की गई थी। यह स्थान अजमेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और बीकानेर की संस्कृति से संबंधित मुंडिया लिपि व लिखित प्राचीन बहियों हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मुहम्मद नैन्सी को राजपूता ने का अब्दुल फजल किस प्रसिद्ध लोक लेखक के उपनाम दिया था? देखिए, दयालदास, मुंशी देवी प्रसाद, अबुल फजल, डॉक्टर दशरथ शर्मा। देखिए, मुंशी देवी प्रसाद, इनका जन्म 18 फरवरी 1848 को जयपुर में हुआ था। मुंशी देवी शर्मा मुंशी देवी प्रसाद ने ही मुल्तान नैन्सी को राजपूतानों का अबुल फजल उपनाम दिया था। इन्होंने बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी। इनका 1923 में देहावसान हो गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस लेखक का जन्म आगरा में हुआ था? इनके पिता का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से था। देखिए, बिहारी सारंगधर अब्दुल फजल या श्याम दस। देखिए, अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था लेकिन इनके पिता शेख मुराद मुबारक मूल रूप से नागौर के निवासी थे। इसके बड़े भाई का नाम फैजी था। फैजी व अबुल फजल दोनों भाई अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के कहने पर अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की जो 3 भागों में है। अगला देख लिए, 5वां प्रश्न आपके लिए, किस साहित्यकार द्वारा शार्दुल राजधानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बीकानेर में की गई? कल्याण सिंह, डॉक्टर दशरथ शर्मा, पंडित गौरीशंकर हरिचांद ओझा, सूर्यबल मिश्रण। देखिए, इसका आंसर आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा। देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा का जन्म 1930 में चूरू में हुआ था। इन्होंने 1945 में शार्दुल राजधानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बीकानेर में की थी। इनके प्रमुख ग्रंथों में राजस्थान थ्रू दी एजाज, अर्ली चौहान डायनेसिस्ट, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनका युग आदि है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदी में पहली बार भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र लेखक कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज कराने वाले साहित्यकार हैं? सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह भारत, मुहम्मद नैन्सी, पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। देखिए, पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, इसमें देखिए आपकी व्याख्या क्या है। देखिए, पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा गांव में सिरोही में हुआ था। देखिए, रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। हिंदी में पहली बार भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र लेखन अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज करवाया। पंडित हरियाद ओझा ने सबसे पहले 1911 में सिरोही का इतिहास लिखा। बाद में इन्होंने राजपूताने का प्राचीन इतिहास तथा सोलंकियों का प्राचीन इतिहास लिखा। पंडित गौरीशंकर ओझा ने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर और रियासतों का इतिहास लिखा। इनको 1914 में राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। तो ये आप देख सकते हैं 1914 में राय बहादुर की उपाधि से किसको नवाजा था? तो देखिए, पंडित गौरीशंकर हरिचंद ओझा को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? देखिए, गोसुंडा, ओसिया,
नागदा बैराट। देखिए बैराट में इनके अवशेष मिले हैं। देखिए इस शिलालेख में बौद्ध धर्म की प्रगति और प्रचार का वर्णन है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या प्रयत्न किए थे आदि इससे ज्ञात होता है। अगला देखिए प्रश्न, महाभारत काल में कौन सा राज्य राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा? देखिए जांगल देश, मेदपाट, हाड़ौती, मत्स्य प्रदेश। अगला देखिए इसका आंसर मत्स्य देश। अलवर, करौली, जयपुर और भरतपुर कुछ भाग मत्स्य देश का क्षेत्र था। इसकी राजधानी विराट नगर, आधुनिक बेराट भी महाभारत काल में यह राज्य राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। अगला देखिए प्रश्न, हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, सुमेर गिरी का युद्ध, तुमुल का युद्ध। देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए नयन चंद्र सूरीकृत रंबा मंजरी नाटक के अनुसार दल पुंगल विश्व विजेता नामक उपाधि कन्नौज नरेश जयचंद गढ़वाल की है। तराइन के द्वितीय युद्ध का वास्तविक नाम नारायण युद्ध है, क्योंकि तराइन द्वितीय युद्ध के पश्चात ही हिंदुस्तान में सर्वप्रथम 1206 में तुर्कों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में अजमेर व दिल्ली में चौहान सत्ता का अंत करके प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए जिसे दिल्ली सुल्तनत के नाम से की थी। राजस्थान का निर्णायक युद्ध सुमेलगिरी युद्ध है। अगला देखिए, अकबर ने राणा के लिए किस को प्रथम दूत के रूप में भेजा? राजा भारमल, जलाल खां, मानसिंह या भगवंत दास। इसका देखिए जलाल खां को भेजा था। देखिए मुगल मेवाड़ संधि हेतु सर्वप्रथम जाने वाले दूत राजा भारमल, तत्पश्चात टोडरमल व भगवंत दास गए थे, किंतु यह दोनों राजा उदय सिंह के पास गए थे, ना कि राणा प्रताप के पास। राणा प्रताप के पास जाने वाले पहले दूत जलाल खां कोची थे। राजा मान सिंह जलाल खां के बाद जाने वाले दूसरे राजदूत थे। अगला देख लिए, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप किस गांव में पाए गए हैं? देलवाड़ा, जगत, आहड़ या एकलिंग जी। इसका देखिए आंसर आहड़ में। देखिए इस संस्कृति को तांबे और औजारों का केंद्र होने के कारण ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहड़ नदी के किनारे इस संस्कृति का विकास हुआ है। पुरातात्विक HD साकलिय ने इसे बना संस्कृति भी कहा है। यहाँ खुदाई में इस सभ्यता के 3 चरणों का पता चला है। प्रथम चरण में स्फटिक पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरे चरण में ताम्र, कांस्य तथा लौह युग के उपकरण मिले हैं और तीसरे चरण में मृत भांड समृद्धि सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है। अगला देखिए मंसूर है। देखिए मंसूर क्या है? तो देखिए कपड़े का एक आकार, जाति का आकार, कर का आकार, आदेश का प्रकार। आदेश का प्रकार, यह एक प्रकार का शाही आदेश होता था जो कि बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाता था। उत्तराधिकारी युद्ध के समय शाहजादा औरंगजेब ने अपने हस्ताक्षरित शाही आदेश जारी किए, वही मंसूर कहलाए। अगला देखिए, पाही कास्ट संबंधित है। किसानों से, जमींदारों से, राजाओं से या मजदूरों से? देखिए किसानों से। जिन किसानों के पास अपने गांव में कृषि भूमि नहीं थी, वह अन्य गांव में कृषि भूमि प्राप्त करते थे। ऐसे किसानों को पाही काश्तकार कहा जाता है, अर्थात किसी दूसरे गांव में आकर खेती करने वाला कृषक पाही कहलाता था। आगे देखिए, नान कर से तात्पर्य। नान कर, देखिए बालक की शादी पर दिया जाने वाला कर, रोटी के लिए कार्य, आपराधिक कर, आयात और निर्यात कर। देखिए आपराधिक कर हैं जो कि ये कर हैं। देखिए अगला, अडसट्टा संबंधित है। देखिए जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, ये सभी राज्य किससे संबंधित है? तो देखिए जयपुर राज्य। देखिए अडसट्टा जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड हैं जो तोजी वर्कों के रूप में है, जिसमें उदयपुर राज्य के जयपुर राज्य के परगनों में जितने मौजे थे उनकी भूमि, पैदावार आदि का विवरण मिलता है। अगला देखिए प्रश्न, मध्यकाल में शायर दरोगा कहलाते थे। चुंगी कर वसूलने वाले अधिकारी, राजस्व कर वसूलने वाले अधिकारी, धार्मिक कर्म करने वाले अधिकारी, शांति व्यवस्था स्थापित करने वाले अधिकारी। देखिए इसका आंसर चुंगी कर वसूलने वाले अधिकारी। देखिए शायर दरोगा परगने में चुंगी कर वसूली करने वाले अधिकारी होते थे, जिनकी नियुक्ति राज्य करता था। इसकी सहायता के लिए अमीन होते थे। अगला देखिए मुस्तरका। देखिए मुस्तरका क्या है? तो देखिए आदिवासियों की प्रथा, भूमि का प्रकार, गायन शैली, भोजन का एक भाग। देखिए भूमि का प्रकार है। देखिए मारवाड़ राज्य में कुछ गांव ऐसे थे जिनकी आय जागीरदार और राज्य में बटी हुई थी। ऐसी भूमि को मुस्तकरा कहा जाता था। अगला देखिए, मध्यकालीन राजस्व प्रशासन में सभी प्रकार के लगानों से मुक्त भूमि कहलाती थी। परसातिया, घरुहाला, अकत बकत। देखिए इसका आंसर परसातिया। जो देखिए पर सातिया सभी प्रकार के लगानों से मुक्ति भूमि थी। यह भूमि दरबार या जागीरदार द्वारा राज्य सेवा करने वाले व्यक्तियों को उनकी राज्य सेवा के बदल प्रदान की जाती थी, लेकिन राज्य सेवा की समाप्ति पर इस भूमि को पुनः राज्य अधिकारी में ले लिया जाता था। अगला देखिए 19वां प्रश्न आपके लिए, मध्यकाल में किस रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? देखिए जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या कोटा। देखिए जयपुर के
प्रधानमंत्री को मुसाहिबात कहा जाता था। अगला देखिए आपके लास्ट में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये आपके कुछ सामने कथन दिए हैं, इसमें सही कौन सा नहीं है। देखिए खासा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठेकेदार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, इनाम भूमि लगान मुक्त होती थी। देखिए चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता है। देखिए चरणोत उस भूमि को कहते हैं जो गांव के पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती थी। ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होती थी। गांव के सभी पशु सार्वजनिक रूप से इस भूमि पर चरते थे। इस भूमि को चारागाह या चरणोत ओरण गोचर भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके कुछ 20 क्वेश्चन हैं जो कि आपकी व्याख्या सहित मैंने आपको इसमें समझा दिए गए हैं। और देखिए इसी प्रकार के और भी अगले वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। और अगले वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।